नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि भारत चाइना विवाद को लेकर अब अमित शाह ने किया ये बड़ा दौरा और क्या क्या हुआ इस दौरे में, सब बताएंगे आपको दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हर परिस्थिति में साथ देने को आप तैयार हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि सीमा पर तनातनी के बीच लद्दाख के प्रतिनिधियों से मिले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका ने ड्रैगन पर किया ये वार, चीनी पत्रकारों को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है अमित शाह की ओर से। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर यूएन में परमानेंट सीट के लिए प्रधानमंत्री ने ठोक दिया दावा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही क्या कहा उन्होंने ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर भारतीय सेनाओं की संख्या को देखकर चाइना की संख्या रोती और बिलखती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है जहां पर चाइना की सेना भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर डरती हुई और हर संभव प्रयास के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। पूरी खबर क्या है ये भी बताएंगे आपको। साथ ही इन राज्यों में कल से ही शुरू हो गई अब धान की खरीद, केंद्र सरकार ने दे दी हरी झंडी। वो कौन से राज्य हैं दोस्तों जहां पर सरकार की तरफ से धान मिलने शुरू हो गए, बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर हो सकती है डेबिट कार्ड को लेकर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अंत में आपको बिहार से जुड़ी हर बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों, और शेयर करना आप लोग इस वीडियो को पूरे भारत में बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें सीमा पर तनातनी के बीच लद्दाख के प्रतिनिधियों से मिले अमित शाह, आज करेंगे नॉर्थ ईस्ट समिट का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों और उनकी मांगों पर चर्चा की। इसके साथ ही शाह रविवार को डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन तक चलने वाले इस समारोह में पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और व्यापारिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। लद्दाख में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधियों से हुआ विचार विमर्श। पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हासिल करने वाले लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान खेल मंत्री किरण रिजिजू, गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी, गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी से अनुमान लगाया जा रहा है कि चर्चा के दौरान लद्दाख के इलाके में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण से लेकर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई है दोस्तों। और साथ ही चाइना विवाद को लेकर भी बातें हुई हैं, जिस पर अमित शाह ने लद्दाख के लोगों को पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि भारत हर संभव प्रयास करेगा अपने भारत को सुरक्षित बनाने में। ऐसे में दोस्तों अमित शाह जी बीमार पड़ने से ठीक होने के बाद आज पहली बार इन्होंने ये यात्रा की। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, इनको लेकर जरूर बताइएगा। और चाइना पर अमित शाह को कैसा एक्शन लेना चाहिए बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो अमेरिका का ड्रैगन पर वार, चीनी पत्रकारों के देश में रहने की अवधि को घटाकर 90 दिन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठाता दिख रहा है। इसी कड़ी में ट्रंप प्रशासन ने चीनी पत्रकारों के अमेरिका में रुकने और प्रवास करने की अवधि को घटा दिया है। एक संघीय अधिसूचना के मुताबिक सरकार अमेरिका में चीनी पत्रकारों के प्रवास को केवल 90 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इसे इतने ही दिनों के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा दिया गया ये प्रस्ताव अमेरिका में छात्रों, शोधकर्ताओं और विदेशी पत्रकारों के वीजा की निश्चित समय सीमा का हिस्सा है। शुक्रवार को जारी किए गए संघीय अधिसूचना के अनुसार सामान्य रूप से विदेशी पत्रकारों के लिए समय सीमा 240 दिन और इसी अवधि के एक और विस्तार तक सीमित
कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं चीन द्वारा आने वाले पत्रकारों के लिए अमेरिका द्वारा आई वीजा जारी किया जाएगा, जो केवल 90 दिनों के लिए ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ा कदम उठाया गया है अमेरिका की ओर से चाइना के पत्रकारों के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो यूएन में परमानेंट सीट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ठोक दिया दावा, बोले कब तक इंतजार करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक संस्था के स्वरूप में समय के मुताबिक बदलाव की मांग उठाई। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर जोरदार तरीके से दावेदारी पेश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिन संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है। पीएम मोदी ने दुनिया पर भारत के प्रभाव को गिनाते हुए पूछा कि आखिर सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया की 18% आबादी वाले देश को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिन संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप के साथ हुआ, वो भी उसी समय के मुताबिक था। लेकिन आज हम अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अलग हैं। आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है। सही बदल जाए और हम ना बदले, सदी बदल जाए और हम ना बदले, तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में अब तक का सबसे जोरदार भाषण दिया है दोस्तों, और उन्होंने मुद्दे की बात खड़ी करी है जो अब तक का कोई भी देश का नेता नहीं कर पाया दोस्तों। ऐसे में मोदी जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपका भी ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात उठाया यूएन के सामने तो वो प्रशंसनीय बात है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप भी ये बात लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीनी एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि लद्दाख में मुस्तैद दुगना ज्यादा भारतीय जवान, अचानक हमले के लिए अलर्ट रहे चाइना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा पर तनाव के बीच चाइना ने देश भर से अपनी सेनाएं एलएसी से कुछ दूर तैनात कर रखी है। हालांकि चीन के अंदर ही एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि भारत ने अपनी सेनाएं दुगनी कर दी है, इसलिए ड्रैगन को किसी भी वक्त अचानक हमले के लिए अलर्ट रहना चाहिए। चीन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वांग हंगुआंग के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह बात कही है दोस्तों। अखबार के मुताबिक वांग ने रक्षा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ली जियान पर एक आर्टिकल में ये बड़ी चेतावनी दी है चाइना को, और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना कभी भी चाइना पर हमला कर सकती है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना से चाइना डरता, बिलखता, रोता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और सारे सेनाओं को लद्दाख बॉर्डर पर लाने की और उनको सावधान करने की कोशिश कर रहा है भारतीय सेनाओं से। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस पर जरूर बताइएगा। और आपको नहीं लगता दोस्तों कि भारतीय सेना कभी आगे से वार कर ही नहीं सकती है जब तक चाइना की तरफ से एक भी वार ना हो पहले। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और आप अपने भारतीय सेनाओं को कितने अच्छे से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर 100% जानते हैं तो जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन को दोस्त पाकिस्तान भी देगा अब झटका। टिकटॉक को बैन करना चाहता है इमरान खान, उसकी ये है वजह। आपको बता दे दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान भी चीन को झटका देने जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने द न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ये दावा किया है। हालांकि इमरान खान की चिंता डेटा सिक्योरिटी नहीं बल्कि देश में फैल रही अश्लीलता है, और इसकी वजह से वो टिकटॉक सहित इस तरह के अन्य एप्लीकेशन को बैन करने पर विचार कर रही है। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि इमरान खान के लिए चाइनीज एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं लोगों में कि वो टिकटॉक जैसे चाइनीज एप्लीकेशन को बंद
बंद करवा देंगे, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाइना की जी हजूरी करने वाला और चाइना के तलवों के नीचे दबे हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कभी चाइना के खिलाफ सोच तक नहीं सकते। वो चाइनीज एप्लीकेशन बंद करने की बात तो छोड़, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो चीन की दादागिरी को खत्म करेगा क्वाड, बनेगा ड्रैगन से इंडो पैसिफिक की रक्षा का प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दक्षिण एशिया से लेकर प्रशांत महासागर तक अपनी आक्रामक गतिविधियों के चलते परेशानी का सबब बन चुके चाइना से निपटने के तरीके ढूंढने में क्वाड यानी क्वाड वाले देश लगे हुए हैं दोस्तों। वो चारों देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सीनियर अधिकारियों ने शुक्रवार को बैठक की और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री और ओपन बनाने के लिए कदम उठाने पर चर्चा की। इसके अलावा कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि अगले महीने चारों देशों के विदेश मंत्री टोक्यो में मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, ऐसे में चाइना को घेरने की क्वाड देशों की ओर से पूरी तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें इमरान खान के भाषण के बीच भारत ने यूएन जनरल असेंबली से वॉकआउट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संबोधन शुरू होते ही महासभा से वॉकआउट कर दिया। इमरान ने जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया वो भारत के खिलाफ तुरंत हमलावर हो गए दोस्तों। असेंबली चैम्बर की पहली कतार की दूसरी सीट पर बैठे फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो विनुतो ने पहले अपनी सीट छोड़ी। फिर इमरान ने अपने संबोधन में पहले आरएसएस और फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत पर हमला किया। ऐसे में दोस्तों वो उठकर चले गए और उन्होंने बिल्कुल भी उनकी बातों को नकारते हुए और यूजलेस बताते हुए, जो कोई काम की बात नहीं होती है दोस्तों, और वहां से उठकर चले गए। ऐसे में दोस्तों आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की बात किसी को नहीं सुननी चाहिए? एक और खबर की माने तो चीनी पत्रकार का दावा, उइगर मुस्लिमों की पहचान खत्म करना चाहता है चाइना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका स्थित रेडियो फ्री एशिया के लिए काम करने वाली पत्रकार गुलचेहरा होजा ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। होजा ने कहा कि चीन सरकार का एकमात्र मकसद है उइगर मुस्लिमों की सांस्कृतिक भाषाओं और अन्य पहचान को पूरी तरह खत्म करना है। उन्होंने कहा चीन सरकार ने मेरे अमेरिका में काम करने पर परिजनों और दोस्तों को काफी परेशान भी किया। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर चाइना से। एक और खबर की अगर माने दोस्तों तो पाकिस्तान के पाप का घड़ा भरा सबसे बड़े मंच पर इमरान ने बोला सबसे बड़ा सफेद झूठ। बता दे आपको, पता नहीं इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं या भारत में विपक्षी दलों के नेता हैं। मंच संयुक्त राष्ट्र का है, लेकिन इमरान की जुबान पर पाकिस्तान कम भारत का नाम सबसे ज्यादा दिखाई देता है दोस्तों। इमरान को पाकिस्तान के आतंकिस्तान बन जाने की चिंता नहीं, पाकिस्तान को तो श्री राम से डर है। इमरान के लिए संकट कोरोना नहीं, पाकिस्तान का संकट यह है कि दुनिया कश्मीर पर उसका झूठ समझ चुकी है, लेकिन इमरान है कि मानते नहीं। बिना झूठ बोले पाकिस्तान का पेट ही नहीं भरता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस गांधी और नेहरू के सेकुलर मूल्यों को पीछे छोड़ रहे हैं। वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटे हुए हैं। इनका मानना है कि भारत केवल हिंदुओं के ही लिए। ऐसे में दोस्तों इमरान खान के हर सफेद झूठ को भारत तुरंत पकड़ लेता है और उस पर भारत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की बेइज्जती कर ही देता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और आप किस प्रकार से इमरान खान को घेरना चाहेंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना चाइना। ट्रंप ने कहा कहां से आया है कोरोना, ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो आतंकवाद पर भारत के साथ आया नेपाल, संयुक्त राष्ट्र में दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना से दिल लगाने वाला नेपाल अब भारत के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जब से चाइना ने नेपाल में घुसपैठ करके 9 बिल्डिंगों को
बना लिया था। ऐसे में अब नेपाल समझ चुका है कि चाइना नेपाल को फुसला करके नेपाल को ही हड़प लेगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सहमति अपनाने का आह्वान किया है और कहा है कि हम आतंकवाद को खत्म करने में भारत के साथ हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ऐसे में दोस्तों शांतिपूर्ण मुद्दों पर बात करी है नेपाल ने और भारत के साथ आने की बात कही है दोस्तों, और कहा है कि हम भारत के साथ हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। एक और खबर की माने तो IMF का कहना है कि महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत श्रीलंका में द्विपक्षीय शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों ने की बौद्ध धर्म के लिए $15 मिलियन की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ा घोषणा किया गया है दोनों देशों की ओर से। इसको आप कितना सही मानते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव को लेकर अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर RJD को लगा तगड़ा झटका। प्रदेश महासचिव फिरोज हुसैन ने भी दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल RJD को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद फिरोज हुसैन ने शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, हुसैन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि RJD पार्टी सिद्धांत से भटकने लगी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं कार्यकर्ता की अनदेखी और बाहुबली धनवानों की कदर करने वाली इस पार्टी के आचरण से मर्माहत हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे लिए पार्टी में बने रहना मुमकिन नहीं है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में दोस्तों RJD से लगातार इस्तीफे होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि लोगों की अब आंखें खुल गई है RJD को लेकर और बिहार में NDA की सरकार आनी चाहिए? दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी को बदलना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में बदलना चाहिए तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो ना लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो मुंबई के होटल में देवेंद्र फडणवीस से गुपचुप मिले संजय राउत, फिर पाला बदलेगी शिवसेना। जी हाँ दोस्तों, ये कयास लगाए जा रहे हैं। आपको ऐसे में क्या लगता है, क्या शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो ड्रग्स मामले उठाने पर रवि किशन को मिल रही है धड़ाधड़ धमकी, लेकिन उन्होंने कहा है कि देश के भविष्य के लिए मैं 2 से 5 गोली भी खा लूंगा तो क्या दिक्कत है। ऐसे में इनके बयान का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले UNGA को हिंदी में किया था संबोधित। आज उन्हीं की राह पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत और इजराइल मिलकर करेंगे आधुनिकतम हथियार प्रणाली का निर्माण। ये भी बड़ी खबर आई थी दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो यूपी सरकार पत्रकारों का कराएगी 5 लाख रुपए का बीमा। वह कोरोना से अगर मौत होती है तो उनको 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अयोध्या के बाद मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा पहुंचा कोर्ट, मस्जिद हटाने की मांग है जारी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हो गया है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंच गया। 13.37 एकड़ भूमि पर दावा करते हुए जन्मभूमि से लगी हुई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। मथुरा की कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर किया गया। ऐसे में दोस्तों श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, क्या आपको नहीं लगता कि ये हटना चाहिए? दोस्तों अगर हटना चाहिए तो हाँ और ना में जवाब जरूर दीजिएगा। एक और खबर की अगर माने तो सुरेश रैना की IPL 2020 में वापसी होगी या नहीं? CSK के फ्रेंचाइजी ने कर दिया इस बात को साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देखिए हम रैना की वापसी की तरफ नहीं देख रहे क्योंकि उन्होंने खुद को टीम के लिए उपलब्ध नहीं बताया और हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। हम इसके बारे में अब नहीं सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो आप उस पर 3 डेबिट कार्ड को ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नया रूल निकाला गया पंजाब नेशनल बैंक की ओर से। आपको बता दें देश के सभी बैंक अपने ग्राहकों को एक अकाउंट पर एक ही ATM डेबिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं। इसे दूसरे शब्दों में समझे तो एक डेबिट कार्ड से एक ही बैंक अकाउंट लिंक
होगा, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने वाला फैसला कर लिया है। आपको बता दें, पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्राहकों के लिए एड ऑन कार्ड और एड ऑन अकाउंट नाम से 2 सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इन सुविधाओं के तहत ग्राहक एक डेबिट कार्ड से 3 अलग अलग बैंक अकाउंट लिंक करा सकते हैं, वहीं एक बैंक अकाउंट पर 3 डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। ऐसे में पीएनबी में आप में से कितने लोगों का अकाउंट बताइएगा जरूर, और कितनों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण थी दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को